नमस्कार। तो चलिए आज भारत के 2026 यूनियन बजट को समझते हैं, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। बजट का दिन एक ऐसा दिन जब लगता है कि देश में अचानक से लाखों इकोनॉमिस्ट्स पैदा हो गए हैं, है ना। हर चैनल पर, हर अखबार में सब अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं और आम इंसान बस यही सोचता रह जाता है कि भाई ये सब चल क्या रहा है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। क्या हो अगर हम इस पूरे बजट को इतना इतना सिंपल बना दें कि एक 10 साल का बच्चा भी इसे आसानी से समझ जाए। बस आज का हमारा मकसद यही है। तो शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, बजट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है देश को एक बड़े जॉइंट फैमिली की तरह देखना। हाँ, एक परिवार। चलिए इसी नजरिए से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली है। घर के सभी कमाने वाले सदस्य अपनी सैलरी लाकर घर के मुखिया के हाथ में रख देते हैं। अब मुखिया तय करते हैं कि इस पैसे से क्या होगा, घर की मरम्मत होगी या फिर किसी की शादी की तैयारी होगी। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है देश के साथ। हम सब जो टैक्स देते हैं वो सरकार के पास जाता है, और फिर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ये तय करती हैं कि ये पैसा सड़कें बनाने पर लगेगा या देश की रक्षा पर। अब जब खर्च और कमाई की बात हो ही रही है, तो ये जानना जरूरी है कि बजट 3 तरह के होते हैं। पहला है सरप्लस बजट, मतलब आमदनी ज्यादा खर्चा कम। दूसरा बैलेंस्ड बजट, जहां आमदनी और खर्चा बराबर। और तीसरा जो सबसे आम है वो है डेफिसिट बजट, जहां खर्चे आमदनी से ज्यादा होते हैं। अब शायद कोई सोचे, घाटे का बजट क्यों? अरे भाई, सरकार कोई कंपनी तो है नहीं कि उसे मुनाफा कमाना है। उसका काम तो लोगों की भलाई के लिए खर्च करना है। इसलिए ज्यादातर देशों का बजट डेफिसिट ही होता है। तो सवाल उठता है कि जब खर्चे आमदनी से ज्यादा हों तो ये जो गैप है ये भरता कहां से है? जवाब है उधार लेकर। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक परिवार कभी कभी किसी बड़े खर्चे के लिए, मान लीजिए घर खरीदने के लिए, लोन लेता है। सरकार भी ऐसा ही करती है, और यही सारा उधार जब जुड़ता जाता है तो वो बन जाता है देश का राष्ट्रीय कर्ज, यानी कि नेशनल डेट। ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर यह बजट आखिर बनता कैसे है? क्या ये बस एक दिन में तैयार हो जाता है? जी नहीं, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जो लगभग पूरे साल चलती है। इसकी कहानी शुरू होती है सितंबर में। तब फाइनेंस मिनिस्ट्री सभी दूसरे मंत्रालयों को एक सर्कुलर भेजती है, पूछती है भाई बताओ अगले साल कितने पैसे चाहिए। दिसंबर तक सारे मंत्रालय अपनी अपनी डिमांड्स यानी ज़रूरतें भेज देते हैं। फिर जनवरी में शुरू होता है असली काम, बजट को फाइनल करने का। और जब ये काम पूरा हो जाता है तो एक मज़ेदार रस्म होती है, हलवा सेरेमनी। इसके बाद 29 जनवरी को आता है इकोनॉमिक सर्वे, जो एक तरह से देश की हेल्थ रिपोर्ट होती है। और फिर आखिरकार 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर पूरे देश के सामने बजट पेश करती हैं। तो चलिए अब थोड़ा नंबर्स की दुनिया में गोता लगाते हैं। देखते हैं कि सरकार की जेब में पैसा आता कहां से है और फिर जाता कहां है। इसको समझने का एक आसान तरीका है। मान लीजिए सरकार की पूरी कमाई सिर्फ 1 रुपया है। अब इस 1 रुपये में से पता है सबसे बड़ा हिस्सा कहां से आता है? उधार से, पूरे 24 पैसे। उसके बाद 21 पैसे आते हैं इनकम टैक्स से, 18 पैसे कॉरपोरेशन टैक्स से और 18 पैसे जीएसटी जैसे दूसरे टैक्स से। मतलब हमारी कमाई का लगभग 1/4 हिस्सा तो सिर्फ उधार पट्टी का है। और ये पैसा खर्च कहाँ होता है? सबसे ज्यादा पैसा यानी लगभग 19,72,000 करोड़ रुपए जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री को। और जानते हैं इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है? जो हमने पुराना कर्ज लिया है ना, उसका ब्याज चुकाने में। दूसरे नंबर पर है हमारा डिफेंस मंत्रालय और तीसरे पर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय। इनके अलावा भी बड़े खर्चे हैं, जैसे रेलवे, होम अफेयर्स और रूरल डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डाक विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स को आईएसआरओ से ज्यादा फंड मिलता है? जी हां, लगभग 2 गुना। जहां पोस्ट विभाग को अपने विशाल नेटवर्क और पेंशन के लिए 27,000 करोड़ मिले, वहीं हमारे स्पेस प्रोग्राम आईएसआरओ को सिर्फ 13,000 करोड़। ये थोड़ी सोचने वाली बात है ना? हर बजट सिर्फ हिसाब किताब नहीं होता, इसमें भविष्य के लिए कुछ बड़े आइडियाज और प्लान्स भी होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस साल के पिटारे में क्या खास है। इस बार का फोकस इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी दिख रहा है। जैसे कपड़ा उद्योग के लिए एक नेशनल फाइबर स्कीम आई है, टेक्नोलॉजी के लिए और खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भरता के लिए दक्षिणी राज्यों में एक रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की बात हुई है, कनेक्टिविटी के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, और सिर्फ बड़े शहर ही नहीं बल्कि छोटे यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए भी पैसा अलग रखा गया है। इंडस्ट्री के साथ साथ सर्विसेज और लोगों की वेलबींग पर भी ध्यान दिया गया है।
मेडिकल टूरिज्म, मतलब दूसरे देशों से लोग इलाज के लिए भारत आएं, इसके लिए 5 हब बनाए जाएंगे। टूरिज्म को और प्रोफेशनल बनाने के लिए IIMs के साथ मिलकर 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। उत्तर में हाइकिंग, दक्षिण में टर्टल नेस्टिंग साइट्स और नॉर्थ ईस्ट में बौद्ध सर्किट को भी प्रमोट किया जाएगा। और एक बहुत ज़रूरी चीज़, मेंटल हेल्थ। इसके लिए नॉर्थ इंडिया में निम्हांस का एक नया कैंपस बनेगा। सुनने में तो ये सब योजनाएं बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन अब वक्त है थोड़ा रुककर कुछ जरूरी सवाल पूछने का। चलिए बजट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सरकारी खर्च को सही से समझने के लिए 2 शब्द, इन्हें गांठ बांध लीजिए, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंस। देखिए, कैपिटल एक्सपेंस मतलब वो एक बार का बड़ा खर्चा जिससे देश के लिए कोई लॉन्ग टर्म संपत्ति बनती है। जैसे मान लीजिए अपने घर पर सोलर पैनल लगवाएं, ये कैपिटल एक्सपेंस है। वहीं रेवेन्यू एक्सपेंस वो खर्चा है जो बार बार होता है रोजमर्रा के काम चलाने के लिए, जैसे घर का हर महीने का बिजली का बिल। तो क्या लगता है, समझ आ गया? चलिए एक छोटा सा क्विज हो जाए, देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। अगली स्लाइड पर नजर डालिए। स्क्रीन पर सरकार के कुछ खर्चे लिखे हैं। अब जरा दिमाग लगाइए और बताइए इनमें से कौन सा कैपिटल है और कौन सा रेवेन्यू। छात्रों को स्कॉलरशिप देना, सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देना, एयरफोर्स के लिए रफाल जेट्स खरीदना, एटॉमिक पावर प्लांट के लिए फंडिंग, किसानों को फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देना और एक नया एम्स हॉस्पिटल बनाना। सोच लिया? चलिए देखते हैं जवाब। तो ये रहे जवाब। देखिए, स्कॉलरशिप, सैलरी और सब्सिडी, ये सब रेवेन्यू खर्चे हैं। क्यों? क्योंकि ये बार बार होते हैं और इनसे सीधे तौर पर कोई फिजिकल एसेट नहीं बन रहा। दूसरी तरफ रफाल जेट्स, पावर प्लांट और नया हॉस्पिटल, ये सब कैपिटल खर्च हैं। क्यों? क्योंकि ये देश के लिए एक लॉन्ग टर्म एसेट हैं, एक ऐसी संपत्ति जो सालों तक काम आएगी। अब आते हैं उन सवालों पर जो इस बजट को लेकर उठाए जा रहे हैं। कुछ गंभीर आलोचनाएं भी हैं। पहली, बजट से ठीक पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आया, यानी सरकार का अपना रिपोर्ट कार्ड, उसमें गिरते रुपए पर चिंता जताई गई थी, लेकिन बजट में इस समस्या से निपटने का कोई ठोस प्लान नहीं दिखा। दूसरा, मिडिल क्लास, इनकम टैक्स रिफंड में देरी हो रही है और कोई नई राहत भी नहीं मिली, जिससे काफी निराशा है। एक और बड़ी आलोचना है प्राथमिकताओं को लेकर। मतलब ऐसे स्कूलों में कंटेंट क्रिएशन लैब्स बनाने का क्या फायदा जिनकी छतें ही टपक रही हैं? और आखिर में टैक्स का दायरा बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। इसका मतलब बोझ उन्हीं गिने चुने ईमानदार टैक्स पेयर्स पर बना रहेगा। ये सब जानने समझने के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब कुछ लोग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, तो क्या देश चलाने का असल बोझ सिर्फ उन मुट्ठी भर ईमानदार और मेहनती लोगों के कंधों पर ही आ जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।